नमस्कार, मैं हूं नगमा और आप देख रहे हैं हम लोग। अच्छे दिन आने वाले हैं का नारा देकर जो सरकार सत्ता में आई है उसकी पहली कसौटी होने वाली है जल्दी ही, क्योंकि रेल बजट के अलावा आम बजट पेश होने वाला है और ये बजट बताएगा कि चुनाव से पहले जो सपने दिखाए गए थे उन्हें सच करने के लिए मोदी सरकार के पास किस तरह का रोड मैप है। तमाम लोगों को बहुत उम्मीद होगी इस बजट से, क्योंकि सुपर प्रधानमंत्री के सुपर बजट की उम्मीद लगाए लोग बैठे हैं कि एक जादू की छड़ी है जिससे सारी परेशानियां जो हैं वो दूर हो जाएंगी। 7 से 14 जुलाई के बीच में बजट सत्र है। 8 को रेल बजट पेश किया जाएगा और उसके बाद जो है 10 तारीख को जनरल बजट होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो पहले ही वैसे कह चुके हैं कि बहुत ज़्यादा उम्मीद न जगाएं, बहुत कुछ बुरा और गड़बड़ है और उसको ठीक करने के लिए कड़वी दवा पिलानी भी ज़रूरी है। इसलिए इस बीच कितनी उम्मीद रखी जाए, हर कोई, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर हो, चाहे वो इंडस्ट्रीज़ हो, चाहे वो आम लोग हो, मिडिल क्लास हो, सबको अपने अपने स्तर की उम्मीद है। कोई चाह रहा है कि टैक्स में छूट मिले, कहीं कुछ और उम्मीदें जग रही हैं, पर क्या ये उम्मीदें पूरी हो पाएंगी? किस तरह से तालमेल बिठाएगी ये नई सरकार? मेरे साथ इस वक्त तमाम पैनलिस्ट और जनता का एक हिस्सा मौजूद है जो सवाल पूछने के लिए तैयार हैं। अपनी अपनी उम्मीद जो उनकी है वो क्या वो बताएंगे। हम आपको अपने पैनलिस्ट से पहले मुलाकात करवा दें। मेरे साथ वेणुगोपाल धूत हैं जो उद्योगपति हैं, वीडियो प्रेसिडेंट है वीडियोकॉन के, और इसके अलावा डॉक्टर नरेश त्रिहान हैं, मशहूर कार्डियोलॉजिस्ट, फाउंडर है मेदांता द मेडिसिटी के, परंजय गुहा ठाकुरता, आर्थिक मामलों के जानकार, MK वेणु, एग्जीक्यूटिव एडिटर अमर उजाला, अमिताभ सिन्हा, नेता बीजेपी, और संजय निरुपम, नेता कांग्रेस। इससे शुरुआत अमिताभ सिन्हा से जाहिर करेंगे क्योंकि आपको ही तमाम सवालों के जवाब देने हैं। लेकिन सबसे पहले मैं लोगों के पास जाऊंगी और कुछ जो आप लोगों की उम्मीदें हैं इस बजट से उसके बारे में जानना चाहती हूँ। ये बजट आने वाला, आप क्या उम्मीद रख रहे हैं इससे? हम बहुत उम्मीद के साथ आपको वोट दिया, तो मैं ये चाहता हूं कि अभी आप चढ़ते हुए महंगाई को आप रोक ही नहीं पा रहा है, तो अब हम आपसे क्या उम्मीद कर सकते हैं? सर, शिक्षा के क्षेत्र में सरकार क्या करने जा रही है? शिक्षा के बारे में उनका क्या विजन है? हमारे बीच में गैप है, एक गरीबों को अमीरों का, बीच के लोगों का है, वो गैप कम करना चाहिए। बीच के मिडिल क्लास के लोगों को किया है जो, तो इसके लिए कह रही हूँ कि गरीबों के ऊपर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना। मैं चाहती हूँ कि हेल्थ सेक्टर में से सर्विस टैक्स को हटा दिया जाए, क्योंकि उस पर उसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्राइसेस बढ़ जाते हैं और गरीब लोग उसको पे करने के नहीं पाता। आपकी उम्मीद क्या है बजट से? हम बीमार होते हैं, डॉक्टर दवा देता है, थोड़ी कड़वी होती है, उसके बाद ठीक होते हैं। ऐसा ही हमारी सरकार करना चाहेगी। और एक बात सबसे ज़्यादा ध्यान देने योग्य है कि जो रेलवे में है, जो किराया बढ़ाया गया है, किराया बढ़ाने की बजाय अगर ये करते कि जो खाना दिया जाता है, मैं शताब्दी में और उसमें सफ़र करती हूँ जिसमें खाना मिलता है, इतना गंदा खाना होता है, टिकट उतनी रहने दें, लेकिन वो कम कर दें तो रेल को उसमें फ़ायदा होगा। मैं ये चाहता हूँ कि रेलवे किराए भाड़े में जो बढ़ोतरी की है उसको एक एडिशनल उसमें खर्चे में लिया जाए, रेलवे पे सुधार के लिए और सुरक्षा के लिए। ठीक है, उम्मीद आपने सुनी कुछ लोगों से। अमिताभ जी, आपको डर भी लगता है कि मैं आऊंगी बहुत सारे लोगों के पास और सवाल, स्पेशली हेल्थ और जो एजुकेशन से, पर पहले जो उम्मीद आपने कुछ सुनी लोगों की उस पर आप क्या कहेंगे? आपको कुछ डर लगता है? हालांकि बड़े लोग तैयार हैं कि कड़वी दवा मिलेगी, लेकिन जब इतनी उम्मीद होती है कि अच्छे दिन आएंगे, तमाम लोग इस राग को अलाप रहे हैं। अच्छे दिन के लिए रोड मैप किस तरह का है? इस बजट से क्या उम्मीद रखी जाए? भय या डर का कोई कारण नहीं है। नहीं, वो उम्मीद का जो बोझ हो जाता है। बिल्कुल, मैं आ रहा हूँ। देखिए, भय और डर तब होता है जब आदमी को आत्मविश्वास की कमी लगती है। हमारे पास आत्मविश्वास पूरा है और हमको भरोसा है अपने क्षमता पर और देश की क्षमता पर कि जो पिछले 10 सालों की अव्यवस्था थी आर्थिक, उससे देश को निजात मिलने वाली है। हाँ, अब वो चूँकि 10 साल का मिसरूल है और उसको हम, जैसे आपने एक शब्द का प्रयोग किया, जादू की छड़ी। देखिए, जादू की छड़ी से किसी को रातों रात बेहतर करने की का कोई विकल्प दुनिया में नहीं है। इसीलिए हमको धैर्य के साथ इसके लिए तैयारी करनी है। देखिए, मैं आपसे बहुत सादर कहना चाहता हूँ कि आपकी उम्मीद थी भारतीय जनता पार्टी से, नरेंद्र मोदी जी से, इसके लिए आपका धन्यवाद है, क्योंकि आप लोगों ने इस अंधकार में एक आशा का देखा एक रूप नरेंद्र मोदी में और भारतीय जनता पार्टी में। थोड़ा सा धैर्य की आवश्यकता है, क्योंकि जब 10 सालों का मिसरूल है तो उसके लिए थोड़ा सा समय लगेगा। हर जगह पॉलिसी पैरालिसिस थी, हर जगह। मैं नहीं कर रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि के कारण, ये राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ कहते हैं
कि ये जो पिछली सरकार थी वो हर क्षेत्र में पंगु थी। मनरेगा पर भी बात हुई है कि शायद इसको हटाने की बात वसुंधरा राजे के जरिए हो रही है। दूसरे की सब्सिडी का बोझ कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा था, उसको कम करने की बात है, इससे सब्सिडी का बोझ है। और आपने जो कहा कि पिछली सरकार जो है वो पंगु थी और इस तरह का सिस्टम बन गया है कि उसको सुधारने में बहुत वक्त लगेगा। संजय जी, जो नई सरकार आई है वो पिछली सरकार के 10 साल की नीतियों को ढो रही है और इसलिए वो नहीं बहुत कुछ कर पाएगी इस बार, ऐसा है बीजेपी का कहना। नगमा जी, ये भारतीय जनता पार्टी के सभी लोग एक ही राग आलाप रहे हैं पिछले 1 महीने से कि जो कुछ गलत हो रहा है वो पिछली सरकार की गलतियों का नतीजा है। मतलब अपनी नाकामयाबी और असफलताओं को छुपाने के लिए अभी भी ये कांग्रेस को दोष देने से बाज नहीं आ रहे हैं। इनका बस चले तो मॉनसून खराब हुआ, इसमें भी ये कांग्रेस का हाथ ढूंढ लेंगे कि एक पक्ष हो गया। दूसरी बात, पूरे भारत की अर्थव्यवस्था की स्थिति अभी क्या है? जीडीपी ग्रोथ रेट 5% के आसपास हमने दिया है। अमेरिका अभी 3% नहीं पहुंच गया। पूरे यूरोप के देशों का जीडीपी ग्रोथ रेट आप देख लीजिए, कहीं निगेटिव है, कहीं 1 है, कहीं 2 है। चाइना का जीडीपी ग्रोथ रेट नीचे जा रहा है। तीसरी बात, ये कहते हैं कि भाई कंगाल, एकदम जो देश कंगाल हो गया है। 2004 में जब ये सत्ता से गए थे तो जो ओपनिंग बैलेंस दिया था वो निगेटिव में था। हमने जब सत्ता छोड़ी और इनको सत्ता मिली है तो इस समय लगभग 25,000 करोड़ का ओपनिंग बैलेंस है। तो आप ये नहीं कह सकते कि अर्थव्यवस्था एकदम खराब अवस्था में है। अर्थव्यवस्था ठीक ठाक स्थिति में है, जिससे आर्थिक मंदी के दौर से पूरी दुनिया गुजर रही है। उस दौर में मुझे लगता है इसका पूरा श्रेय डॉक्टर मनमोहन सिंह और चिदंबरम को देना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी चूंकि कांग्रेस पार्टी से नफरत करती है, इसलिए अपनी हर गलती के लिए कांग्रेस के ऊपर थोपने के लिए ये मजबूर है। ये मानते हैं कि कांग्रेस ने इनको जो दिया, जो हैंड ओवर किया, वो इतना भी कुछ बुरा नहीं था जितना ये रोना रो रहे हैं। जो पहला बात मैं कहना चाहता हूँ ये है कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के जो आर्थिक नीति है इसमें कुछ खास फर्क में नहीं, दोनों एक ही हैं। मोटा मोटी 19-20 का फर्क है। दूसरी बात यह देखिए, आज अरुण जेटली जी का सामने जो चुनौती है उसके ऊपर 2 बहुत बड़ा एक प्रश्न चिन्ह है, जिसके ऊपर उसका कोई भी हम कुछ नहीं कर पाते। एक तो सब लोग इंद्र भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं कि भाई अरुण जेटली भी प्रार्थना कर रहे हैं, जो किसान हैं वो भी प्रार्थना कर रहे हैं, सब प्रार्थना कर रहे हैं। तो इसके ऊपर, महंगाई के ऊपर एक असर पड़ता है। तो दूसरी जो बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है ये इराक का युद्ध हो रहा है, क्योंकि हम 80% से ज़्यादा हमारे जो कच्चा तेल है हम विदेश से आयात करते हैं। हम 40% गैस आयात करते हैं, हम 20% कोयला आयात करते हैं। तो ये दोनों कारण के लिए आज महंगाई के ऊपर आप अंकुश नहीं लगा पा रहे हैं और नहीं लगा पाएंगे, ये भी मैं कहना चाहता हूँ। आप रेल बजट के पहले आप रेल का किराया बढ़ा दिया। आप महाराष्ट्र चुनाव के आने के पहले आप चीनी का जो कारखाना का मालिक को काफ़ी मदद कर दिया और साथ साथ रात आपका 3-4 रुपया हर किलोग्राम चीनी का कीमत बढ़ गया। अब हर महीना डीजल का कीमत बढ़ रहा है, 50 पैसा 1 रुपया लीटर। अब महंगाई के ऊपर कैसे अंकुश लगा पाएंगे? यानी कि मोदी सरकार जो कह रही थी, या जो तमाम लोगों की उम्मीद है कि अब अच्छे दिन आएंगे, और जिस तरह से लोग परेशान थे पिछली सरकार में महंगाई से, वो महंगाई खत्म होती भी आपको नजर आ रही है? ये मुश्किल है, नहीं हो सकता। ये नहीं लग रहे। और अगर वो कर पाएंगे तो हम सब लोग खुश होंगे। मगर अभी तक हमने बजट में शायद कुछ अरुण जेटली जी कुछ रास्ता दिखाएंगे, पर अभी तक मैंने कुछ नहीं देखा जिसमें लग रहा है कि महंगाई के ऊपर अंकुश लगा पाएंगे, रोजगार आएंगे और आर्थिक सुधार आएंगे। जिस गति से हमारा सकल घरेलू उत्पाद बढ़ रहे थे ये बढ़ेंगे। अभी तक हमें कोई हमें आशा का किरण में आपको ये लगता भी नहीं है, ये पॉसिबल भी नहीं है कि बहुत पॉपुलिस्ट मेजर्स ले मोदी मिडिल क्लास को भी खुश करने के लिए? पॉसिबल बहुत कुछ है। आप नरेगा बंद कर दीजिए, इसमें आप समझते हैं कि आर्थिक विकास आ जाएगा, गरीबी रेखा से लोग ऊपर आ जाएंगे, रोजगार आ जाएंगे। मैं तो नहीं समझता ये हो जाएगा। देखिए, अर्थव्यवस्था है ये बहुत एक जटिल स्थिति है। आज अरुण जेटली जी का सामने भी ऐसा नहीं है कि सामने बहुत सारे रास्ता है। आप जब सरकार के खर्चा देखिए, रक्षा के ऊपर, डिफेंस के ऊपर, आप व्याज दर वापस देने के लिए, सरकारी ऑफिसर का सैलरी पैसा देने के लिए, और अभी पे कमीशन भी आ रहा है। इसके बाद आपका क्या बाकी रहता है? सब्सिडी देने के बाद आप कुछ बाकी नहीं रहता। तो आपको इतना आशा नहीं करना चाहिए इतनी कि उम्मीद इस बजट में कुछ ऐसा आएंगे कि अच्छे दिन आ जाए। इतनी उम्मीद लगानी बेकार है। आपको लगता है एमके वीनू कि ये
अरुण जेटली जो है वो ग्रोथ को रिवाइव कर पाएंगे? उस सड़क पे जो हालत अभी है, जो कह रहे हैं कि महंगाई कंट्रोल करना आपके लिए इतना मुश्किल है, तो उम्मीद लगाना ही बेकार है। और कुछ हार्ड मेजर्स जो है वो लेने पड़ेंगे नरेंद्र मोदी को, जिससे उनका जो एक कैरिज्मा था वो पहले से जितना था वो पहले से कम होता कुछ नजर आ रहा है, क्योंकि वो तमाम लोगों को खुश कर पाए ये मुमकिन नहीं है इस बजट में। देखिए, अभी नरेंद्र मोदी अभी सरकार में है, जब वो ऑपोजिशन में थे तो उनका जो पॉलिटिकल कम्युनिकेशन जो था उसकी बड़ी सब सराहना करते थे। अब सरकार में आने के बाद मैं देख रहा हूँ बिल्कुल चुप्पी साधी हुई, बड़े बड़े इश्यूज पे बोल नहीं रहे हैं, चाहे ये ड्राउट सिचुएशन हो, इराक हो, चाहे इन्फ्लेशन हो, जैसे अभी जितने आपके जो ऑडियंस में लोग चिंता व्यक्त कर रहे थे उन चीज़ों में, तो मुझे शक ही होता है कि 282 सीट्स लाने के बाद, इतनी बड़ी मेजॉरिटी के बाद पॉलिटिकल कम्युनिकेशन नहीं हो रहा। और आप देखिए, चाहे वो महंगाई के इशू में को आप लीजिए या किसी और इशू को लीजिए, अभी तक उन्होंने कोई खास टिप्पणी कभी करी नहीं है, और उसकी ज़रूरत है। जो इनको वोट पड़ा है, जो यूथ जो है, जो रूरल रुर्बन यूथ जिसे कहते हैं, और बड़ी उम्मीदों के साथ उन्होंने वोट करा है। और अभी जितने लोगों ने मैंने रिएक्शन सुना, एक हमारी महिला ने बोला कि आप पैसेंजर फेयर बढ़ाने की बजाय वो गंदा जो खाना मिलता है उसको आप उसी को हटाएं और फेयर ना बढ़ाएं। फिर किसी ने एजुकेशन में बोला, किसी ने हेल्थ में बोला। ये पब्लिक सर्विसेज की इस देश में बड़ी क्राइसिस है। तो इस बजट में अगर मोदी जी एक 2-3 साल का विजन ना लेके आए कि किस तरह ये सारी पब्लिक सर्विसेज का सुधार होगा, चाहे हेल्थ में हो, एजुकेशन में हो, और उस पर अगर फिर कॉन्फिडेंस पे लोगों को लेते हुए पॉलिटिकली कम्युनिकेट ना करें तो कुछ नहीं होगा। अभी तक कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, और मुझे लग रहा है कि सबसे बड़ी चिंता लग रही है कि पॉलिटिकल कम्युनिकेशन जो है वो नहीं हो रही है, नहीं हो रहा। और मैं पूछना चाहती हूँ कि जो हेल्थ सेक्टर है हमारा, आप लीडिंग डॉक्टर हैं देश के, आपको इस सरकार से हेल्थ सेक्टर के लिए क्या चाहिए, क्या उम्मीद है? क्योंकि हम जो खर्च करते हैं, तमाम डॉक्टर्स ने सफा कहा है कि जीडीपी का कम से कम 3% हो, अब अभी 1% से भी कम खर्च करते हैं, जबकि श्रीलंका जैसे देश जो है वो अपने जीडीपी का 6 to 7% खर्च कर रहे हैं हेल्थ पे। तो बहुत पीछे हम कहीं छूटे हुए हैं। देखो, आपको पहले तो ये समझना है कि ये जो नई उम्मीद जागी है कि अच्छे दिन आएंगे, इसका पूरा जो अंडरस्टैंडिंग नहीं हुआ है लोगों में कि ये जादू की छड़ी नहीं है जो मोदी जी हिलाएंगे और सब कुछ ठीक, बारिश होगी पैसों की, ये नहीं होगा। हम लोगों को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी कि ये हिंदुस्तान में केओस हो गया था, हर एक आदमी अपनी अपनी तरफ चल पड़ा था, किसी को कोई से मूवमेंट नहीं था। अगर जो कोई भी प्रोफेशन ले लो, कोई बिजनेसमैन ले लो, वो सिर्फ अपनी सोच रहा है, किसी तरह मैं इसको मैनिपुलेट करके अपने आप को ले लूं, ये गवर्नमेंट फेलियर कहते हैं। अगर जो पहला काम जो हमारा बजट है उसको अगर जो हम ऑनेस्टली लास्ट मैन जो ग्राउंड पे विलेज में बैठा उस तक पहुंचाएंगे, अगर जो नरेगा का आधा पैसा पहले ही गायब हो रहा है, जो ये नेशनल रूरल हेल्थ स्कीम है उसका पैसा, अब कितने स्कैंडल्स निकले, 3-3 हज़ार करोड़ एक स्टेट से ही उड़ गया। तो पहला काम मोदी जी करें कि ये जो लीकेज है इसको स्टॉप करने से 20% बढ़ोतरी वैसे ही हो जाएगी, समझ रहे आप। दूसरा, अगर जो आप आएंगे कि हमें ये कम्युनिकेशन, मैं बार बार कहता हूं, जिससे भी मिल लेता हूं जो वरिष्ठ नेता हैं, कि लोगों को नहीं ये कम्युनिकेशन मिला कि आपका क्या रोल है। प्रेसिडेंट कैनेडी में 1962 में ये देखा था, आस्क नॉट व्हाट योर कंट्री कैन डू फॉर यू, आस्क व्हाट यू कैन डू फॉर द कंट्री। पहले तो कंट्री के लिए हम करने को तैयार भी नहीं थे क्योंकि ऊपर सब खाली था। अगर जो मोदी जी या बीजेपी की लीडरशिप में ये लीडरशिप ट्रूली आएगी कि सबको ये विश्वास होगा कि हमारा जो हम कंट्रीब्यूट करेंगे, जो हम अपनी काम को बढ़ाएंगे, हम अपने साथ वाले को जो चोरी कर रहा है उसको रोकेंगे, या जो टैक्स नहीं दे रहा उसको रोकेंगे, या जैसे मेडिसिन के ऊपर काफी सारे आरोप लगे हुए हैं कि हमारे डॉक्टर कुछ हो गए, हमें उनको पकड़वाना है, ऊपर से कोई नहीं आएगा। आज के दिन में एक्जिस्टिंग फैसिलिटीज है, खास करके गवर्नमेंट जो सेक्टर है और जो प्राइवेट सेक्टर है हेल्थ केयर में, उसमें बहुत बड़ा गैप है। हमने अब हेल्थ मिनिस्टर से मिलके ये प्रपोजल दे भी दिया है प्राइवेट सेक्टर से कि जैसे उन्होंने एक मिसाल रखी कि आज भी मैटरनल मोर्टेलिटी बहुत हाई है, हमें शर्म की बात है। उन्होंने बोला हमारे पास एनेस्थीसियोलॉजिस्ट नहीं है ऑपरेशन करने के लिए, तो हमने बोला कि जिस हॉस्पिटल में एनेस्थीसियोलॉजिस्ट नहीं है हम अपने वॉलंटरली फ्री एनेस्थीसियोलॉजी भेजेंगे, या किसी और चीज की जरूरत है कि लोगों को तकलीफ ना हो, कोई महिला मर जाए वो तो बहुत, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, दिस इज ए नेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इंडिया में एक बड़ा मिसलीडिंग डिबेट ये चल रहा है कि जितनी
सरकार जितना सरकार डाल रही है उसमें लीकेज हो रहा है मगर अगर लीकेज ना भी हो फिर भी हमें हेल्थ में और एजुकेशन में कहीं ज्यादा 3-4% जीडीपी एक्स्ट्रा जरूरत है क्योंकि हिंदुस्तान में इस वक्त टीचर्स की कमी है पर 10,000 100,000 पॉपुलेशन आप देखिए, हेल्थ वर्कर्स की कमी है, टीचर्स की कमी है, पुलिस लॉ एंड ऑर्डर पुलिस सीआरपीएफ पैरामिलिट्री फोर्स की कमी है। ये सब बढ़ाने की तो स्टेट जो है उसको पूरा रीइन्वेंट करने की जरूरत है। मैं वेणुगोपाल धूत के पास जाना चाहती हूँ। आप इंडस्ट्रियलिस्ट हैं लेकिन आप एक अस्पताल भी चलाते हैं जो अस्पताल है, हम हेल्थ सेक्टर की यहाँ पर बात कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो हैं वो अमीरों के लिए तो ऑप्शन है पर जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि प्राइवेट अस्पताल में अगर आप घुसे ही तो 1 लाख 1.5 लाख उसके ऊपर ही बात होती है। क्या जरूरत है, आपकी क्या उम्मीद है हेल्थ सेक्टर में गवर्नमेंट से? पहले इंडस्ट्री की हम उसके बाद में बात करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे हेल्थ की बात कर रहे थे। आपको क्या लैकिंग लगता है या पिछले जो पॉलिसीज रही 10 साल में उसमें क्या कमी थी? हाँ जी, हेल्थ सेक्टर में ये तो होना चाहिए कि हर एक को अपना प्राइमरी हेल्थ जो है वो फ्री हो जाना चाहिए। हम एक हॉस्पिटल चलाते हैं 350 बेड का, वो तो चैरिटेबल हॉस्पिटल है, वहां 10 रुपए लेते हैं खाली रोज का, उसकी कोई से कंपैरिजन नहीं होगी। पर प्राइवेट हॉस्पिटल में अगर आप जाओ तो वहां रेट बहुत ही ज्यादा है, इतने ज्यादा है कि कॉमन आदमी दे नहीं सकता है। जो आदमी सर्विस में है उसको प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि उसका इंश्योरेंस कंपनी कराती है, पर जो सर्विस में नहीं है और जिसका इंश्योरेंस नहीं है उसको प्राइवेट हॉस्पिटल में बहुत डिफिकल्ट होता है। छोटा सा हार्ट की सर्जरी करो तो 4-5 लाख रुपए लग जाते हैं। कोई भी सर्जरी करो, कोई भी ऑपरेशन करो तो 3-4 लाख के नीचे होता नहीं है। फिर पैसे कहाँ से आते हैं ये प्राइवेट हॉस्पिटल में। पर एक बात जरूरी है कि सरकारी हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट इतनी अच्छी होती नहीं, मैंने काफी एक्सपीरियंस देखा है। और इसके लिए जान सबको प्यारी होती है, चलो खर्चा एक बार लग जाएगा, प्राइवेट हॉस्पिटल में जाती है। पर प्राइवेट हॉस्पिटल के पास सरकार का ध्यान कहाँ है? प्राइवेट हॉस्पिटल के लिए सब्सिडी सरकार ने रखी है पर मिलती नहीं है। आप क्लेम करो 1-1 साल बाद सब्सिडी आती है। तो प्राइवेट हॉस्पिटल के लिए सरकार ने अगर अच्छी तरह से उनको हेल्प की तो यहाँ के इस देश के डॉक्टर जो है, मैंने देखे डॉक्टर ऐसे कि जो देश की सेवा के लिए है, वो गांव में जाके सेवा कर रहे हैं, फ्री सेवा कर रहे हैं। किसी को भी गरीबों को या किसी को लूटने की इच्छा नहीं है। डॉक्टर तन मन धन से सेवा कर रहे हैं। पर उनके साथ अगर उनको सरकार का हाथ में हाथ मिल जाए तो फिर प्राइवेट हॉस्पिटल भी थोड़ा सस्ता हो जाएगा। और सस्ता होने के बाद जो है वो ही डॉक्टर लोगों को वो सरकारी हॉस्पिटल में लेके जाके उनसे भी काम करवा सकते हैं। कई डॉक्टर सरकारी हॉस्पिटल में फ्री काम करते हैं। तो हेल्थ जो है वो हेल्थ का अपने यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से काम हो जाना चाहिए। आप किसी ग्रामीण इलाके में जाइए, देखिए वहाँ के जो प्राथमिक जो स्वास्थ्य केंद्र है वो क्या हालत है, दवाई है कि नहीं है, डॉक्टर है कि नहीं, पैरामेडिक्स है कि नहीं। पहला बात है कि आप वहाँ पे आप सुधार शुरू कीजिए। हाँ, तो अगर जो डॉक्टर बोलते हैं आप प्रिवेंशन पहले कीजिए, उसके बाद आप क्योर के बाद समझे, ये पहला बात। और अगर ये करने चाहेंगे तो सिर्फ ये जो स्वास्थ्य क्षेत्र है ये इसको अलग करके आप नहीं देख पाएंगे। आप लोगों को साफ पानी दीजिए, आप मंदिर के पहले शौचालय बनाइए। ये भी मैं समझता हूं ये भी महत्वपूर्ण है। अगर नहीं सोचेंगे सिर्फ आप हेल्थ केयर और बड़े अस्पताल सरकारी प्राइवेट, देखिए अमेरिका जैसे देश, वहां के लोग 80% उनका खर्चा सरकार देते हैं, उनका इंश्योरेंस सिस्टम है। आज ओबामा का हेल्थ केयर लेके बड़ा एक विवाद चल रहा है। हमारे देश में, हम एक विकासशील देश है, हमारे देश में एकदम विपरीत है कि 80% जो खर्चा होता है स्वास्थ्य के ऊपर ये निजी क्षेत्र में जाते हैं और लोग एकदम जब खत्म हो जाते हैं उसी बाद अस्पताल पहुंच जाते हैं। ये स्थिति होना नहीं चाहिए। बिल्कुल। अब ये जो आप बात कर रहे हैं, आप जवाब देना चाहते हैं इसका अमिताभ जी, लेकिन मैं संजय से भी यह बात पूछना चाहती हूँ जो परंजॉय कह रहे थे कि अभी तक इतने सालों के बाद, और आपसे इसलिए क्योंकि ज्यादातर कांग्रेस की सरकार रही है सत्ता में, इसलिए लाजमी है कि आपसे ही पूछा जाए कि अभी तक साफ पानी, बेसिक हेल्थ केयर, प्राइमरी सेंटर्स में हेल्थ केयर, ये क्यों नहीं है? जो बता रहे थे कि 80% जो लोग खर्च कर रहे हैं वो खुद से खर्च कर रहे हैं। अमेरिका जैसे देश में डिबेट है हेल्थ केयर पे, यहाँ पे इस पे कोई चर्चा ही नहीं है इलेक्शन के दौरान। हालांकि बीजेपी ने बहुत सारे वादे किए हैं, लेकिन जो पिछले दिनों क्या हुआ और अभी तक ये प्राइमरी हेल्थ केयर कितनी एक्सेसिबल है, उस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं नगमा, ऐसा नहीं है कि हेल्थ केयर के ऊपर पिछली सरकारों ने कभी कोई ध्यान नहीं दिया। आपके यहाँ जो राष्ट्रीय रूरल
जो नेशनल रूरल हेल्थ मिशन है उस पर 25,000 करोड़ रुपए का फंड हम दिया करते हैं हर साल। अब प्रॉब्लम यह है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कीम और ये फंड, इसका इस्तेमाल कौन करेगा? राज्य सरकारें करेंगे। राज्य सरकारें जिला परिषद के स्तर पर जाती हैं, ग्राम पंचायत के स्तर पर जाती हैं। वो जो पूरा इंप्लीमेंटेशन है उसमें कहीं ना कहीं कमियां हैं। इसमें स्टेट्स का बहुत योगदान है। अब यूपी में नेशनल रूरल मिशन का आपने देखा था कैसा बुरा इस्तेमाल हुआ था। वो 200 उन्होंने एम्बुलेंस खरीद के रखी हुई थी, ना उनके ड्राइवर थे ना और कोई सुविधा थी। तो इस तरह का जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, हाँ। उनका भी हर एक क्षेत्र में, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, हेल्थ हो, एजुकेशन में, हाँ। हम आज की तारीख में ये डिबेट नहीं कर रहे हैं। और मोदी जी यही कह रहे हैं कि स्टेट्स के साथ बैठ के बात की जाए और स्टेट्स के को साथ कॉन्फिडेंस में लेके इक्वल पार्टनर की तरह तभी इंप्रूव होगा। यहाँ पे सेंटर बैठ के बात करेंगे तो नहीं होगा। मैं परंजय दा की बात से थोड़ा सा सहमत हूँ कि देखिए बुरे दिन अच्छे दिन नहीं आएंगे। मैं मानता हूँ अच्छे दिन आएंगे, राजकोषीय घाटा कम होगा, राजकोषीय घाटा कम करने की चेष्टा है। अभी संजय निरुपम ने कहा सिर्फ 3 तरह की डेफिसिट है। सबसे बड़ा डेफिसिट जो है वो करंट अकाउंट डेफिसिट, जिसकी इतनी स्थिति बुरी थी देश में कि अभी कंगालियत की हालत में देश पहुंच गया था। हम करंट अकाउंट डेफिसिट को कम करने के लिए सबसे पहला उपाय बना रहे हैं। हम सेविंग्स को बढ़ाने के लिए क्या क्या उपाय कर सकते हैं वो हम तय करें। हम यदि सेविंग्स को देश की बढ़ाएंगे, हम यदि जीएसटी को एक जो पूरा देश में एकमात्र कराधान जिसको बोलते हैं कि एक यूनिफाइड टैक्सेशन जीएसटी, उसके लिए यदि हम एक व्यवस्था बना सकें, ये सब एक आने वाली चुनौतियां हैं देश की सरकार के सामने, हम उसको एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। अब जीएसटी के अलावा में यदि मैं आपको बताऊं कि जो ये है डीटीसी है, डायरेक्ट टैक्स कोड, इसको भी दोबारा रिव्यू करने की आवश्यकता है, क्योंकि इससे जो टैक्स पेयर हैं उनके साथ बहुत नाइंसाफी होती है। हम यदि सबों के लिए बराबर इंसाफ नहीं देश में दे पाएंगे तो हम वी द इंडियंस कहने के हकदार नहीं हैं। आप कह रहे जो अच्छी बात कर रहे, ठीक है, राजकोषीय घाटा आपको कम करना है, चालू खाता में जो घाटा है ये कम करना है, आपको जो पैसा जो चले जाते हैं, जो लोग चोरी कर लेते हैं, ये सब बंद करना चाहिए, जीएसटी लाना चाहिए, डायरेक्ट टैक्सेस कोड लाना चाहिए, बहुत कुछ अच्छी बात है। तो सब करिए, आपका पैसा कहाँ मिलेगा? ये शिक्षा के ऊपर खर्च करने के लिए, स्वास्थ्य केंद्र के ऊपर खर्च करने के लिए पैसा कहाँ से आएगा? मैं एक चीज आप किसके ऊपर कर बैठाएंगे? जो हमारे देश के बड़े बड़े जो अमीर जो पूंजीपति है उसके ऊपर क्या कर लगाने के लिए आप तैयार हैं? देखिए जो मूल दिक्कत है भारतीय अर्थव्यवस्था में, जो नेहरूवियन मॉडल ऑफ इकोनॉमी की मैं बात करूंगा, आप बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं और उसी स्कूल के हैं, मैं जानता हूं इस बात को, लेकिन मैं मानता हूं कि जो सब्सिडी बेस्ड जो इकोनॉमी है वो सही नहीं है। आप किसी भी, मेरे पास यदि कोई एक आदमी आता है, मैंने उसको 1000 रुपये दे दिए कि जाओ जाके खाना खा के आ जाओ, ये मैंने उसको गुलाम बना दिया। मैं उसको 1000 रुपया दे के कहूंगा कि अपनी अर्थव्यवस्था सुधारो, अगली बार मैं आऊंगा तो मैं देखूंगा कि तुमने 1000 रुपये कहाँ खर्च किए। अमिताभ जी, जो आप बात कर रहे हैं या जो संकेत हैं, तो हम ये माने कि सब्सिडीज जो है उसमें बहुत कम होने वाली हैं। देखिए, सब्सिडी वहीं जाएगी जो उचित है। राजनीतिक रूप से जो राजनीतिक लाभ के लिए जो खर्चे होते हैं वो कमी, फिर ये भी सवाल जो परंजय उठा रहे थे, राजनीतिक लाभ के लिए जो खर्चे हैं वो काटा जाएगा, जो कांग्रेस की संस्कृति है वो बंद होगी। राजनीतिक लाभ के लिए कोई खर्चा नहीं होगा, देश का पैसा। शुरू में भी नरेंद्र मोदी ने बहुत तरह के जो वादे किए थे, सवाल यही उठा था कि आप पैसे कहां से लाएंगे इन सब चीजों को पूरा करने के लिए। छोटी चीज कहूंगा जो अमिताभ जी जो कह रहे हैं उस संदर्भ में, नरेंद्र मोदी ने कई बार ये बोला है, पार्लियामेंट में प्रेसिडेंशियल डिबेट को रिप्लाई करते हुए बोला, और इलेक्ट होने के बाद जब पहली बार पार्लियामेंट अपनी पार्टी एमपीज को, कि सरकारी खजाना जो है वो गरीबों के लिए इस्तेमाल होगा, और ये स्टेटमेंट उन्होंने कई बार दोहराया है। और गरीब इस देश में बहुत है। अब लेटेस्ट अगर डेटा देखिए, वो 80% लोग जो हैं उनको सब्सिडी की जरूरत है। ऐसी स्थिति में ये जो फिस्कल डेफिसिट बढ़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि इतने लोग भी कम हैं जिसको जो टैक्स करके अगर खर्चना हो, इतना टैक्स भी नहीं कर सकते आप। तो फिस्कल डेफिसिट अगले 3-4 साल में बढ़ना स्वाभाविक है। तो ये अगर बीजेपी दावा करे कि हम कम कर देंगे, मेरा मानना है कि नहीं होगा। नहीं, माफी चाहता हूं, मैंने कहा कि हमारा प्रयास है राजकोषीय घाटा कम करने से इन्फ्लेशन का रेट कम होगा, और हम चाहते हैं महंगाई कंट्रोल हो। इसके लिए एक बहुत ही ईमानदार प्रयास सरकार करने वाली है। जो मिडिल क्लास है, जिसको उम्मीद एक बस मोटी उम्मीद रहती है कि मेरे टैक्स कम होंगे कि नहीं होंगे, तो वो भी इस बार उम्मीद न की जाए, या थोड़ा बहुत रिलीफ मिलेगा। हो सकता है, मगर भारतवर्ष में 3% लोग आयकर देते हैं,
हैं। हाँ, आप बाकी लोग के बारे में भी थोड़ा बहुत सोच लीजिए। बस 3% लोग, और उसमें 2% लोग क्यों टैक्स देते हैं? क्योंकि वो तनख्वाह मिलने के पहले ही वो टैक्स कट जाता है। हाँ, बस ये वास्तव है। वो पॉपुलिस्ट मेजर्स उम्मीद करें कुछ, इस बार नहीं करें, वो तैयारी। पॉपुलिस्ट मेजर्स तो नहीं होंगे, राजनीतिक लाभ के लिए एक पैसा खर्च नहीं होगा देश का। ये बजट में बहुत क्लियरली बता देना चाहिए कि क्या आने वाला है, क्या हमारी स्कीम है, क्या ब्लूप्रिंट है। आप हमारे साथ मिलके इस पे चलें तो हमें पूरी उम्मीद है कि सबका फायदा होगा। आप कह रहे हैं कि लोगों को कॉन्फिडेंस मिले, आप एक्सप्लेन करें कि क्यों ये पॉलिसीज हैं, आपको मिला के साथ चले। मैंने कहा पॉलिटिकल कम्युनिकेशन जरूरी है। जो पॉपुलिस्ट जो वर्ड है ना, ये बड़ा अब्यूज्ड वर्ड है। आप गरीबों के लिए कुछ सब्सिडी दो, पॉपुलिस्ट है। अगर इंडस्ट्रियल्स बिजनेसेस को आप कंसेशन दो तो, और ये तो बड़ा इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छा एम्प्लॉयमेंट। मैं एक ब्रेक लूंगी, लेकिन वेणुगोपाल जी से एक कमेंट चाहती हूँ कि आपको क्या उम्मीद है? इंडस्ट्री की बात हुई, अगर इंडस्ट्रीज को आपको लगता है कि इस बार जैसा रुख रहा है सरकार को, इंडस्ट्री को बड़ा फेवरेबल बजट मिलता हुआ नजर आ रहा है? हाँ, देखिए, मैं एक बचपन से गाना सुनते आ रहा हूँ, बाकी कुछ बचा तो महंगाई मार गई। महंगाई मरवा रही है, और वो जो भजन है, वो जो गाना है, वो रोज आजकल सुनाई दे रहा है। रोज महंगाई बढ़ रही है। सरकार ऐसा कोई काम करे, कड़वी सी कड़वी दवा दे, रोज दवा दे, पर ये महंगाई जो है वो से हमें मारे नहीं, जनता को मारे नहीं। महंगाई कम से कम की जाए, महंगाई नहीं हो, ऐसी परिस्थिति लेके आए। अमेरिका में है, G7 कंट्रीज में है, इन्फ्लेशन है ही नहीं। तो इस प्रकार की परिस्थिति लाने के लिए सरकार को क्या करना पड़ेगा कि इंडस्ट्री को हेल्प करना पड़ेगा। इतनी ज्यादा हेल्प करना पड़ेगा कि इंडस्ट्री में प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा होगा, और एक बार डिमांड सप्लाई गैप अगर ठीक से हो गया तो महंगाई अपने आप कंट्रोल में आएगी। चलिए ठीक है। दूसरी बात जो अपन कह रहे हैं सब्सिडी की, सब्सिडी और भी ज्यादा दीजिए, कोई हर्जा नहीं। खाली सब्सिडी का 100% में से 100% जिसके लिए वो सब्सिडी है उसके हाथ में जानी चाहिए। अगर उसके हाथ में गई तो कोई भी बड़ा पैसे वाला आदमी भी, कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट भी ये नहीं कहेगा कि सब्सिडी मत दो, वो अपने इंडस्ट्री से निकाल के सब्सिडी देगा। चैरिटी करना, कहना बहुत इजी है, पर चैरिटी का इम्प्लीमेंटेशन करना, उसको डिस्ट्रीब्यूशन करके जिसको चाहिए उसके हाथ में ले जाके देना, ये बहुत बड़ा काम है। और ये काम अगर सरकार कर दे, सब्सिडी ठीक से दे दे, महंगाई कम कर दे, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ाए, तो अपने आप जो उनके दूसरे पैरामीटर है, फिजिकल डिफिसिट कम करना है, फिजिकल कंसोलिडेशन आइडियल सिचुएशन की बात, डिमांड सप्लाई गैप कम हो जाए, इंडस्ट्री को उम्मीद कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा हेल्प मिले ताकि प्रोडक्शन बढ़े और डिमांड सप्लाई गैप जो है वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो। देखिए, परसों राम राज्य आने वाले नहीं है, और जो धूत जी कह रहे हैं कि ये चैरिटी है, ये गरीब के लिए ये चैरिटी नहीं है। आप किसी को दान नहीं कर रहे। आप खाद्यान्न के ऊपर जब सब्सिडी लगाते हैं, आप खाद के ऊपर जब किसान के लिए आप सब्सिडी देते हैं, आप मिट्टी के तेल के ऊपर जब सब्सिडी देते हैं, रसोई गैस के ऊपर या डीजल के ऊपर, लोग ये अनुदान नहीं समझते हैं। आप जब बड़े बड़े हमारे पूंजीपति को एक्साइज ड्यूटी छूट देते हैं, कस्टम्स ड्यूटी देते हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स देते हैं, 5 लाख करोड़ का हर बजट में आप देखें स्टेटमेंट ऑफ रेवेन्यू, इसको आप अनुदान नहीं कहते, इसको आप कहते हैं प्रोत्साहन देने के लिए कंसेशंस होते हैं। तो इट्स हाउ यू लुक एट इट। आप कौन सा चश्मा से आप ये देखने चाहते हैं, कौन सा आपका नजरिया क्या है, ये आप देख सकते हैं। देखिए, सब्सिडी कोई नेगेटिव वर्ड नहीं है। यदि आप किसी को प्रोत्साहन दे रहे हैं और किसी को अनुदान दे रहे हैं तो ठीक है, ये शब्दावली है, इसमें बुराई कुछ नहीं है। जो मैंने शुरू में भी कहा कि ये जो विषय है वो विषय ये है कि राजनीतिक लाभ के लिए ना हो। जो वेणुगोपाल धूत ने कहा था उसी बात से कि सबको अपनी अपनी उम्मीद है, वो इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, वो चाहते हैं कि वहां पे इतनी मदद मिले कि ग्रोथ हो और एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो, डिमांड सप्लाई का गैप कम हो। जो लोग महंगाई से त्रस्त हैं वो तो कहते हैं कि इसी से महंगाई भी कम हो जाएगी, पर पता नहीं कुछ ऐसी जादुई दवा है कि नहीं कि महंगाई इस वक्त कम हो जाएगी। हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वो तमाम लोगों के सवाल, लोगों का कंसर्न क्या है, क्या उनकी उम्मीद बजट से है, क्या उनकी परेशानियां हैं और वो क्या चाहते हैं इस सरकार से, कौन से क्षेत्र हैं जहां पर सबसे ज्यादा उम्मीदों की बंधी हुई है, इस ब्रेक के बाद।